तब मुनहो इयोनु को जासूस कह रहा होता है, जिस वजह से इयोनु को लगता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी जिनचैन उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है। अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है इयोनु। तुमने देखा ना मुनहो कि अभी अभी क्या हुआ। मैं यहाँ पर कुछ लड़कियों को लाया था और जैसे मैं आगे बढ़ने लगा वैसे इसने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे शुरू से ही इसके यहाँ होने से बैड फीलिंग आ रही थी और देखो अब इसकी ये हरकत से हमें ये पता लग गया है कि ये यहाँ पर कुछ और करने आया है। तब मुनहो इयोनु से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे किसने भेजा है, पर इयोनु हंसने लगता है। मुझे लगा था कि तुम लोग स्मार्ट हो, पर असलियत में तो तुम लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। क्या तुमने एक बार सोचा भी था जिनचैन कि आगे क्या होने वाला है? तुम उन्हें ड्रग्स दे रहे थे और बाद में उन्हें बेचने की कोशिश करने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सही था? सोचो, अगर वो लड़कियां किसी वजह से पकड़ी जाती और पुलिस वालों को पता लग जाता कि हम लोग ड्रग्स बेच रहे हैं तो हमारा क्या होता? तो इसलिए मैंने अपने ग्रुप की भलाई के लिए ही जिनचैन पर हमला किया है। तो ये सुनते ही मुनहो जिनचैन को एक जोरदार मुक्का मारता है। जिनचैन बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ भी रिस्की मत करना। आखिरकार तुम्हारी लड़कियों को यहाँ पे लाके फिर से वो सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम टीम लीडर नहीं हो क्योंकि मैं इयोनु को तुम्हारी टीम का लीडर बना रहा हूँ। तो मुनहो अपने सप्लायर को भी इसके बारे में बता देता है और सप्लायर को भी मुनहो का डिसीजन बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अगर वो लड़कियां सच में पकड़ी गई होती तो उनके बिजनेस को खतरा हो सकता था। वैसे उस लड़के ने भी सही डिसीजन लिया है। बहुत से टीम लीडर्स सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, पर उसने थोड़ा दूर का सोचा है, जो कि अच्छी बात है। तब मुनहो कहता है, आप उस लड़के से मिले हैं और ये वही लड़का है जो हमें कैरियोके स्टेशन पर मिला था। मुझे उस टाइम तो ये एहसास नहीं था, पर मुझे लगता है कि हमें इस जैसे और भी लोगों की जरूरत है। तब सप्लायर कहता है, मुनहो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, पर तुम्हें इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग लॉयल होते हैं उनका कोई दूसरा मोटिव जरूर होता है। तो इयोनु को उनकी बातों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होता और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद इयोनु हॉबिन से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हॉबिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ की जिंदगी कैसी चल रही है। वहाँ पर सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं टीम लीडर बन गया हूँ और मुझे लगता है कि मुनहो धीरे धीरे मुझ पर भरोसा कर रहा है और ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम ही मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो। पर हमें ये ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुनहो बहुत जल्द सप्लायर से मिलने वाला है। तो हॉबिन कहता है, टाइम तो बहुत जल्दी बीत गया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ एंड करने वाले हैं। तो क्या तुम्हें पता चला कि वो लोग कहाँ पर मिलने वाले हैं? तो इयोनु कहता है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, जिस वजह से मुझे पिछली बार की तरह ही मुनहो का पीछा करना पड़ेगा। पर मुझे सबूत मिल गए हैं जिससे हम ट्रियोन्फी क्रू के हर एक क्राइम का पर्दाफाश कर सकते हैं और अब हमें बस सप्लायर का पता करना है, जिसके बाद हम ट्रियोन्फी ग्रुप को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ इयोनु रात को आउट में बैठा होता है। तो आज वो दिन है जिस दिन मुनहो सप्लायर से मिलने वाला है, जिस वजह से मैं इस बार उसका अच्छे से पीछा करूंगा ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मैं पिछली बार की गलती नहीं दोहरा सकता और इस बार मैं सप्लायर का चेहरा देख कर रहूंगा क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है, तो इसलिए फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तब मुनहो अपने रूम से बाहर आ जाता है और इयोनु को भी अपने साथ मीटिंग वाली जगह पर चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर इयोनु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वो लोग एक बंद वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो? वो इस वजह से क्योंकि सप्लायर तुमसे मिलना चाहता था और मुझे लगता है कि उसे भी तुम पसंद आए हो, तो इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए। जब तक तुम अपना काम अच्छे से करोगी तब तक वो तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। तो चलो फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाके सप्लायर से मिलते हैं। तो ये सुनकर इयोनु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसका मिशन पूरा होने वाला होता है। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा क्योंकि अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो भी उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वैसे इयोनु, मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो ये सुनकर इयोनु घबरा जाता है और हम देखते हैं जिनचैन और उसकी टीम ने उसे घेर लिया होता है। क्या तुम शॉक हो गए? तुम कह रहे थे ना कि तुम हमारे ग्रुप को लेकर कितना ज्यादा चिंता में हो, पर यहाँ देखो, तुम तो यहाँ पर हमें धोखा दे रहे हो और तुमने तो उसे ड्रग्स का बैग भी दे दिया था। तुम सच में एक गद्दार हो। तब उन्होंने इयोनु को एक जोरदार मुक्का मारता है। अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें पुलिस को पकड़वा
बर्बाद होगे। और क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम ऐसा कर पाओगे? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे? तो चलो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अपनी लाश की चिंता मत करना, क्योंकि मेरा सप्लायर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा देगा। तो जिनचैन मुनहो को इयोनु को उनके हवाले छोड़ने के लिए कहता है, जिस वजह से मुनहो इयोनु को उनके हवाले छोड़कर सप्लायर से मिलने चला जाता है। तब अचानक से इयोनु चीखते हुए आई एम अ फायरफ्लाई कहने लगता है, जो कि उसकी मदद के लिए कोड वर्ड होता है। और तभी ट्रॉनफी क्रू के मेंबर्स उस पर हमला कर देते हैं। मुझे पता ही था कि मुनहो को मुझ पर शक जरूर होगा, जिस वजह से मैंने पहले ही मेरे भाई हॉबिन को यहाँ आने के लिए कह दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि हॉबिन मुनहो के सामने आ गया होता है और वो उस लोकेशन पर इसलिए पहुंच पाया होता है क्योंकि इयोनु ने हॉबिन के फोन में एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल की होती है, जिससे कि हॉबिन को इयोनु की लोकेशन के बारे में पता लग रहा होता है। तब वहाँ पर ताइहोन और ग्योल भी आ जाते हैं ताकि वो लोग अब सब कुछ फाइनली खत्म कर सके। तो क्या वो तुम लोग हो जो कि हमारे न्यूबी को मारना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा, और वो तुम ही हो ना जो कि इयोनु का साथ दे रहा है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा था हॉबिन। तो क्या तुम 4 लोग ही हमसे लड़ने वाले हो? तुम्हारे साथ लड़ना? पर तुम लोग तो इस लायक ही नहीं हो कि हम तुम्हें अपना अपोनेंट कहें। तो ताइहोन उन बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है और गायोल और इयोनु भी बंदों को मार रहे होते हैं और उनके लिए ये बहुत ज्यादा आसान होता है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हॉबिन, कुछ कमजोर लोगों को हराकर तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है। तो चलो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार किसी को मारना किसे कहते हैं। तो हॉबिन मुनहो की बॉडी के ऊपर कट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ हमें मुनहो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर मुनहो हाई स्कूल में एक गैंग को ज्वाइन करने आया होता है और उसने बहुत सारे लोगों को अकेले ही हरा दिया होता है। तब गैंग का लीडर उसे अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं मुनहो एक बंदे को चाकू से मार देता है। तब यहाँ प्रेजेंट में मुनहो हॉबिन पर वार कर देता है, जिससे हॉबिन रोक लेता है। ये तो किम की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, पर इसके पास टेक्निक नहीं है, पर फिर भी इसके अटैक्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो हॉबिन मुनहो के हमलों से बचते हुए उसके हाथ के आगे ईंट रख देता है, जिससे कि मुनहो के हाथ से खून निकलने लगता है। आखिरकार तूने इस ईंट को कब उठाया? क्योंकि मुझे तो लगा था कि अभी तुम बस मेरे हमलों को डॉज कर रहे हो। ऐसा तो मुझे करना ही था, क्योंकि मैं तुम्हें ब्रूट फोर्स से तो बिल्कुल नहीं हराने वाला। तो हॉबिन ताइक्वांडो की डाउनवर्ड किक से मुनहो पर हमला कर देता है, जिससे मुनहो बच जाता है और ताइहोन को यकीन नहीं हो रहा होता कि जिन ताइक्वांडो टेक्निक्स को फिनिशिंग मूव्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें हॉबिन एक फेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जिस वजह से हम देखते हैं हॉबिन ने मुनहो को धोखा देके उसे पकड़ लिया होता है। तो वो डाउनवर्ड किक बस एक चाल थी। मैं इस टाइम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ईंट के साथ टकराने की वजह से वो जख्मी हो गया है। तो आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है? क्या ये इस चोक के जरिए मुझे फिनिश करना चाहता है? रुको जरा, मुझे सांस नहीं आ रही है। तब मुनहो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से अब बस जिनचैन ही बचता है, जिसके साथ इयोनु लड़ने के लिए तैयार होता है। इयोनु, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग ड्रग्स लेते हैं या नहीं? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर बुरा फील नहीं हो रहा है? तुम्हारी बहन ने हमें तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए कहा है, जिस वजह से मुझे ये करना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं जिनचैन की ड्रग्स लेने वाली बात को इयोनु और ग्योल ने मिलकर उसकी बहन को बता दिया होता है और साथ में उसकी गैंग में काम करने के बारे में भी बताया होता है, जिस वजह से उसकी बहन बहुत ज्यादा उदास हो गई होती है और अब वो ये सब कुछ खत्म करना चाह रही होती है, क्योंकि उसकी फैमिली ने जिनचैन को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया होता है, जिस वजह से वो ये चाह रही होती है कि अब जिनचैन को उसकी वो सारी गलतियों की सजा मिले जो उसने की है, जिसके लिए इयोनु मान गया होता है। और यहाँ हम देखते हैं इस लड़ाई की लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो गई होती है। एक बहन ने हमसे अपने भाई को लेकर रिक्वेस्ट की थी और ट्रबल शूटर टीवी ने ये पता किया है कि उसका भाई एक ड्रग डीलिंग गैंग में टीम लीडर बन गया था, जिस वजह से ट्रबल शूटर टीवी अब उसे सजा देने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इयोनु जिनचैन पर हमला कर देते हैं, पर तभी जिनचैन उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है? आखिरकार ये जिनचैन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? क्योंकि पिछली बार तो जब मैं इसके साथ लड़ा था तो इसे मारना बहुत ज्यादा आसान था। तुम्हें क्या लगा था इयोनु कि तुम मुझसे ताकतवर हो? क्योंकि पिछली बार तुमने सरप्राइज से मुझ पर हमला कर दिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हॉबिन नोटिस करता है कि जिनचैन किक बॉक्सिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, पर हॉबिन फिर भी इयोनु को एक मौका देना चाह रहा होता है ताकि वो
इसे अपने तरीके से संभाल सके। इयोनु को भी ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए और एक फाइट में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इयोनु जिनचैन पर हमला करने लगता है और उसका हमला जिनचैन को छू भी नहीं पा रहा होता, पर तभी वो जिनचैन को एक कोने में ले जाता है, क्योंकि इसी तरह हॉबिन ने एक किक बॉक्सर को हराया होता है और इयोनु भी यही करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से वो जिनचैन पर हमला कर देता है। पर तभी जिनचैन उसे समझाता है कि किक बॉक्सिंग में सिर्फ किकिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस वजह से वो इयोनु के हमले से बचकर उस पर मुक्के से हमला कर देता है। पर इयोनु को इसके बारे में पहले ही पता होता है, जिस वजह से वो उससे बचकर जिनचैन को गले से पकड़ लेता है। तो इसने हॉबिन की टेक्निक यूज करके ही जिनचैन को चौक कर लिया है, पर इसका क्या फायदा है, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है कि आखिरकार चौक अच्छे से करते कैसे हैं। तो इयोनु का चौक किसी काम नहीं आया होता, जिस वजह से जिनचैन उसे कमर से पकड़कर हवा में उछाल देता है ताकि वो उसे नीचे फेंक सके। पर तभी इयोनु दीवार में लात मार के जिनचैन के सिर को सीधा फ्लोर पे दे मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इयोनु उस लड़ाई को जीत जाता है। तब ताइहोन हॉबिन के सिर पर लात मारता है ताकि वो इस तरह घूरना छोड़कर काम पर लग सके, पर हॉबिन उसे समझाने लगता है कि वो इयोनु के सामने उसे ऐसे नहीं मार सकता। तब उस लड़ाई के खत्म होते ही सभी लोग सप्लायर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्योल इसके बारे में यूट्यूब पर बताने लगती है, पर कुछ व्यूअर्स को ग्योल पसंद नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो चलो फिर अब ये रिवील किया जाए कि आखिरकार ये सप्लायर है कौन। तब ताइहोन उस दरवाजे को तोड़ देता है जहाँ पर सप्लायर छुपा होता है और गयाल भी लड़ने के लिए तैयार होती है, पर तभी सभी लोग अंदर देखते हैं कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, जिस वजह से व्यूअर्स को लगता है कि बाहर की लड़ाई की वजह से सप्लायर वहाँ से भाग गया है। पर तभी उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है और व्यूअर्स को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हम देखते हैं एक पर्सन ने ग्योल को उठा लिया होता है, जिस वजह से ग्योल उसे नीचे रखने के लिए कह रही होती है। तब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि ग्योल के फोन को तोड़ देता है। तो तुम सप्लायर के लिए काम करते हो और क्या तुमने लाइट्स इसलिए ऑफ की थी ताकि हम तुम्हें रिकॉर्ड न कर सके? तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक पॉपुलर यूट्यूबर हो ना, तो इसलिए अगर तो हम तुम्हारी वीडियोस के अंदर आ जाते तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात होती। तो चलो फिर अब इसे कैमरास के बिना सेटल किया जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और वैसे भी बहुत जल्द तुम लोग अरेस्ट होने वाले हो, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने बॉस को सामने आने के लिए कहो। आखिरकार तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर है लड़के? तुम्हारा हमारे बॉस के साथ कोई काम नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरा सामना करना है। मेरा तुम्हारे साथ भी कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ ताइहोन तुमसे जरूर कुछ ना कुछ बात करना चाहता है। देखो ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है। हॉबिन अपनी बकवास करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें सप्लायर को भी पकड़ना है। वो सब कुछ तो ठीक है ताइहोन, पर देखो मेरे रास्ते में एक और बंदा आ गया है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इयोनु हॉबिन और उस बंदे के बीच में आ जाता है ताकि वो उस बंदे को संभाल सके और हॉबिन सप्लायर के पीछे जा सके। पर हॉबिन इयोनु को इस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी ऐसे बंदों के साथ पंगा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ होता जो कि जीने के लिए दूसरे लोगों की जान लेते हैं, क्योंकि वो लोग खतरनाक होते हैं। तो यहाँ ताइहोन के साथ लड़ने वाला बंदा उस पर पाइप से हमला कर देता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम वही हो ना जिसने सिर्फ अपनी लेग्स की मदद से इंटरनेशनल गैंग को हरा दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाइप तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तब यहाँ हॉबिन का ओपोनेंट भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ होता कि कुछ हाई स्कूलर्स ने एक गैंग को तबाह कर दिया है, जिस वजह से वो अपनी पूरी ताकत से हॉबिन के ऊपर हमला कर देते हैं और हॉबिन उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब हम देखते हैं हॉबिन के हमले का उस बंदे पर कोई असर नहीं हुआ होता, जिसका हॉबिन को पहले ही एहसास हो गया होता है और वो इसी वजह से उस बंदे की नाक के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि किसी भी बंदे के प्रेशर पॉइंट्स कमजोर होते हैं। तब वो बंदा खुद को डिफेंड करने लगता है और हॉबिन घूम के उसके पीछे आके उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके सिर के ऊपर अपनी एल्बो से हमला कर देता है। ये म्यू थाई एल्बो स्ट्राइक है और अगर मैं इसे इस तरह मारूंगा तो इसे दर्द जरूर होगा। तब वो बंदा हॉबिन को सबक सिखाने के लिए पीछे की तरफ कूद जाता है, जिस वजह से हॉबिन उसके नीचे दब जाता है और वो हॉबिन के ऊपर आकर उसे पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है, पर हॉबिन उस बंदे के वेट की वजह से उससे नहीं बच पा रहा होता। तब यहाँ ग्योल इयोनु को हॉबिन की मदद करने के लिए जाने के लिए कहती है, जिस वजह से इयोनु आगे बढ़ने लगता है। रुक जाइए इयोनु, पीछे रहो और देखो कि मैं इसका क्या हश्र करता हूँ। ये इसकी गलती है कि इसने मेरे जैसे छोटे बंदे को अंडर एस्टिमेट किया है। तो हॉबिन अपनी टांगों की मदद से उस बंदे को पकड़ लेता है और ये मूव उसने मांगी के ऊपर बहुत बार इस्तेमाल भी किया होता है। तब तो यहाँ ताइहोन ने भी अपनी साइड वाले बंदे का बुरा हाल कर दिया होता है। ओए बूढ़े आदमी, आखिर का तुम
ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी से थक गए हो? और ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि मेरा बाप तो बूढ़ा होने के बावजूद भी नहीं थकता है। तब उस ओपोनेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ताइहोन को कैसे हराए, और क्योंकि ताइहोन की किक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो ताइहोन के पैरों के ऊपर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं ताइहोन के पैरों को कुछ भी नहीं होता। ओए, तुम्हें पता है कि जब मैं इंटरनेशनल गैंग से लड़ा था तब उन्होंने भी मेरी टांगों के ऊपर ही हमला किया था और वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ताइहोन उस बंदे को जोर से लात मारता है और ग्योल ने भी उस बंदे की नेक पर काट के खुद को बचा लिया होता है, जिससे उसे उठाया होता है और उन तीनों की लड़ाई खत्म हो गई होती है। पर तभी वहाँ पर सप्लायर आ जाता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता। तो सभी लोग उस सप्लायर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि वो सप्लायर जिन्हू नहीं है। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जिन्हों को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। तुमने सही कहा, पर मैं चाहता था कि यहाँ पर जिन्हू ही हो। मुझे लगा था कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम आखिरकार जिन्हू तक पहुँच चुके हैं, पर देखो हम आखिर में वही पहुँच गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। क्या हम जिन्हू को पकड़ भी सकते हैं? तो अचानक से योनू कहने लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हॉबिन, ये बंदा न्यू इंटरनेशनल गैंग के हायर अप्स में से एक है और इसका नाम गांग ताई मुन है। ये जिन्हू का राइट हैंड है और ये भी उन मेंबर्स में से एक है जो कि अरेस्ट से पहले भाग गए थे। इसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, जिस वजह से पहले मैंने इसे पहचाना नहीं था, पर इसके हाथ में जो नाइफ है वो अभी भी सेम है। न्यू इंटरनेशनल गैंग में इसने सबसे नीचे से शुरू किया था, पर ये पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था, जिस वजह से इसने जिन्हू का भरोसा जीता और रैंक्स में ऊपर आ गया। और उसके बाद इसने बहुत सारे बार्स और मनी लैंडिंग ऑपरेशंस को भी मैनेज किया। जब तुम्हारे और जिन्हू की गैंग के बीच में लड़ाई हुई थी तब ये यहाँ पर नहीं था, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बाहर गया हुआ था। और जब उसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तब ये जिन्हू के साथ कहीं गायब हो गया। पर इसने अपनी नाइफ को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये नाइफ इसे जिन्हू ने गिफ्ट में दी थी। और मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैंने जिन्हू को पकड़ने के लिए ये सब कुछ याद करके रखा है। तब मुन सीधा योनू के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी हॉबिन उसके इस हमले को रोक देता है। तो इसका मतलब योनू, अगर मैं इसे हरा दूंगा तो हमें जिन्हू के बारे में क्लू मिल जाएगा। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच में बिना वेपन के मेरे साथ लड़ोगे? बिल्कुल सही कहा। तो चलो फिर आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उस अपोनेंट से कैसे जीता जाता है जिसके हाथ में नाइफ हो। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।